हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं। सबसे पहले तो देखिए, नाम क्या लिखा है, सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। मैं केवल आपको बिजनेस लॉस के बारे में आप बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले आप लोग के मन में ये डाउट चल रहा होगा कई लोगों की कि सर, आप तो फाउंडेशन का अकाउंट्स पढ़ाते हैं, आप लॉ के बारे में हमको गाइड करेंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं पिछले 21 सालों से इंटर का लॉ पढ़ा रहा हूँ, और मैं सीए फाइनल वाले बच्चों को भी लॉ पढ़ा चुका हूँ शुरुआत में। तो इसलिए मेरे को जो इंटर का जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, फाउंडेशन में दो सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव, एक है अकाउंट्स और दूसरा है लॉ। अकाउंट्स को लिखने का तरीका आपको 2 सालों से आता है, क्योंकि 2 साल 11th 12th में आप अकाउंट्स लिखते आए हैं, तो उसमें आपको कोई समस्या नहीं जाती, क्योंकि आपको 2 साल का अनुभव है। लेकिन जब लॉ की बात आती है, तो आपको मालूम है कि लॉ में आपके साथ ये समस्या नहीं आती कि लॉ को कैसे याद करें। याद तो हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हर स्टूडेंट के सामने ही आती है कि सर, लॉ को प्रेजेंट क्या करें, कैसे करें। देखिए, मैंने थंबनेल क्या बनाया कि क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कितना लिखूं और कितने समय में लिखूं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो में आपको हर हर पॉइंट की क्लैरिटी आएगी। और ये फाउंडेशन तो खैर, आप तो पहली बार लॉ पढ़ रहे हैं, इवन जो इंटरमीडिएट के बच्चे रहते हैं ना, उनके मन में भी सबसे बड़ी क्वेरी यही रहती है, जो हम लोग क्लास में उसको टाइम टू टाइम बताते भी रहते हैं कि कैसे लॉ को प्रेजेंट किया जाए। तो लॉ वैसे तो आलोक सर पढ़ाते हैं हमारे यहाँ, और वो कई बार क्लास में गाइड भी करते हैं, लेकिन मैं एक वीडियो बनाना चाहता था ताकि जो भी बच्चे जो एक्सेल के नहीं है, उनको भी ये पता चल सके कि आखिर लॉ को लिखा कैसे जाए। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मेनली मैं 3 पार्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक, मैंने एफएक्यूज बनाया है, तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आते हैं, उन सब का सॉल्यूशन मिलने वाला है अभी आपको। और ऐसे क्वेश्चन जो अभी आपके दिमाग में हो सकता है नहीं आ रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले हैं, तो जो आगे जो आने वाले हैं विचार, आपके मन में डाउट, उनको भी मैं क्लियर करने वाला हूं अभी अभी। और सेकंड पार्ट मैंने जो रखा है ना, वो रखा है मैंने इसका टेक्निकल एंगल, कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन लिखते कैसे हैं, उसका पूरा पॉइंट टू पॉइंट कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो कैसे आपको लिखना है। और इसके बाद मैं थ्योरेटिकल ज्ञान देने में विश्वास नहीं करता, उसके बाद मैं आपको दूंगा प्रैक्टिकल विजन। जी हाँ, जो इंस्टीट्यूट का जो लास्ट पेपर हुआ है नवंबर 2019, उन पेपर के कुछ क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा कि ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है और उसको इस तरीके से लिखा जाता है। और इस वीडियो को दोस्तों आखिरी तक देखिएगा, तो हर कुछ डाउट जो भी आपके दिमाग में लॉ को लेकर डाउट हो रहा होगा, और बहुत सारे मतलब बताऊं आपको, 90% से ज्यादा लोगों के मन में यही सब विचार आते हैं। तो आज हर चीज का हम करेंगे खुलासा। ठीक है, तो चलिए बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात बता दूं आपको, फाउंडेशन में हमारे यहाँ लॉ में हर बार 90% मार्क्स स्टूडेंट स्कोर करते हैं। रिसेंट एग्जाम जो हुआ था ना, नवंबर 19, उसमें जेसिका अग्रवाल ने 91 मार्क्स स्कोर किया था। जी हाँ, तो आप भी अगर स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं वीडियो हम अपना। मैं इंग्लिश के बारे में कोई बातें नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो आप बचपन से पढ़ते आए। मैं केवल किसके बारे में बात करूंगा, लॉ के पेपर के बारे में। चलिए बेटा, सबसे पहले मैं लेता हूं कुछ जनरल गाइडलाइंस जो आपको ध्यान रखनी है। पहला, सबसे पहला मैं एकदम एक एक पॉइंट को कवर करने वाला बेटा। सबसे पहले आपके दिमाग में हो सकता है कई लोग को यही नहीं पता कि आखिर पेपर कितने मार्क्स का आता है। तो दोस्तों, आपका जो पेपर है लॉ का, जो लॉ का जो पेपर है ना, मतलब बिजनेस लॉ, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये पेपर 2 पार्ट्स में आता है। इसका जो सेक्शन ए है वो बिजनेस लॉ का होता है, जो 60 मार्क्स का है, और सेक्शन बी है वो बीसीआर मतलब इंग्लिश का है, 40 मार्क्स का। अब समय कितना मिलता है, तो ये दोनों पेपर आपको एक साथ मिल जाता है एग्जाम में, और टोटल आपको 15 मिनट प्लस 3 घंटा। अरे सर, हमने तो सुना है 3 घंटे का है, आप कैसे 15 मिनट लिख रहे हैं। दोस्तों, बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात यह है कि इंस्टीट्यूट आपको पेपर पहले दे देती है, क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट आपको रीडिंग का टाइम मिलता है, और उसके बाद 3 घंटे आपको लिखने का समय मिलता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। तो पहले 15 मिनट को आपको बेस्ट 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 यूज करना है। मतलब 15 मिनट में आप पूरी प्लानिंग कर लो कि मुझे पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, फिर कौन सा अटेम्प्ट करना है। मतलब जो क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है, आंसर देने का जो सीक्वेंस है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उन सबको मार्किंग करने का ये बेस्ट टाइम होता है। तो इसको बेस्ट यूज करना है आपको, इसको फुल आपको यूज करना है। इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस आप डिसाइड कर लीजिए कि किन किन सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन को लिखना है। ओके, अब अगला सवाल आता है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और क्या हर क्वेश्चन कंपलसरी होता है।
तो मैं फटाफट गाइडलाइन दे देता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ना बेटा, ये कंपलसरी होता है, और उसके बाद 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। मैं केवल बिजनेस लॉस की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, सर मैं क्या कोई भी कलर का पेन यूज कर सकता हूँ क्या? सर मेरे को लाल कलर बहुत अच्छा लगता है, क्या मैं उसको यूज कर लूँ क्या? नो 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 बेटा, केवल ब्लैक बॉल पेन इंक अलाउड है। ब्लैक पेन से ही आपको लिखना है, बाकी कोई कलर का पेन आप यूज नहीं कर सकते। अगला सवाल ये आता है बच्चों का कि सर हम बताइए कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें? क्या हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे लाइन से अटेम्प्ट करने से ज्यादा फायदा मिलता है, या हम आखिर कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें? तो मेरा आंसर सुनिएगा ध्यान से, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए जिसमें आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। आपको मालूम है कि ये आंसर मेरा गलत हो ही नहीं सकता। वो जो शुरू के 15 मिनट रहते हैं ना रीडिंग टाइम, उसमें आपको यही तो करना है। आप सीक्वेंसिंग फिक्स कर लो कि मैं पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, फिर ये क्वेश्चन करूंगा, फिर ये क्वेश्चन करूंगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो पेपर आपका जांच रहे हैं ना, वो भी एक ह्यूमन बींग है। हम बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो हर जगह लागू होता है। क्योंकि जब जब एग्जामिनर चेक करता है ना, और आपका पहला क्वेश्चन उसने पढ़ा, गदगद हो गया, उसके दिलो दिमाग में आपके प्रति बहुत ही पॉजिटिव एक इमेज बन गई कि क्या लड़का है, क्या आंसर लिख रहा है। उसके बाद हम अपना रंग बाद में दिखाएंगे कि हमको भी कुछ कुछ चीजें नहीं आती, लेकिन पहला फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी द बेस्ट इंप्रेशन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आता है ना, उसको आपको सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिएगा, एंड सो ऑन, उस सीक्वेंस में आपको जाना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर मेरे को, जैसे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ऐसा है, और 1 के भी एबीसी पार्ट हो सकते हैं, 2 के भी एबीसी पार्ट हो सकते हैं, ऐसे अलग अलग पार्ट हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में कि सर क्या मैं पहले 1A को अटेम्प्ट कर लूँ, उसके बाद बी और सी अभी अटेम्प्ट नहीं करूं, फिर मैं सीधा 2B अटेम्प्ट कर लूं? तो ऐसा कुछ भी चलेगा क्या? मतलब अलग अलग जो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का एक पार्ट, दूसरे क्वेश्चन का एक पार्ट, ऐसा सीक्वेंस चलेगा क्या? आंसर है नो, आंसर है नो, बिग नो। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। ध्यान रखिएगा, हमेशा एक क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं उन सबको आपको एक जगह अटेम्प्ट करना है। सुनने मेरी बात, इसका मतलब क्या हुआ, आपने डिसाइड किया ना कि मेरे को क्वेश्चन नंबर 3 पहले अटेम्प्ट करना है, और 3 के ए बी सी 3 पार्ट है, तो 3A फिर 3B फिर 3C, फिर भले आप क्वेश्चन नंबर 1 पे चले जाओ या क्वेश्चन नंबर 5 में चले जाओ, वो एक अलग मैटर है। मतलब हर क्वेश्चन के जितने भी पार्ट होते हैं ना, उन सबको एक ही प्लेस पे अटेम्प्ट करना। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर हो सकता है कि हमको नहीं आ पाता, तो हम क्या करें? हमको 3A और B आ रहा है पर C नहीं आ रहा है, तो क्या करो, 3A B को अटेम्प्ट कर लो, C के लिए जगह छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। सी के लिए जगह छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। अब पूरा अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद फिर जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना आखिरी में, तो आपको जितना आता है बनाइए। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है, मान लीजिए टाइम खत्म हो गया, कोई बात नहीं, वो जो पेज आपने छोड़ा ना उसको कट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पे आता हूं, सर क्या मैं हर क्वेश्चन को मुझे नए पेज से चालू करना चाहिए क्या? जैसे 3A 3B 3C, मान लीजिए आधा पेज में मैंने 3A लिख दिया, अब 3B क्या मुझे उसके जस्ट बाद स्टार्ट करना चाहिए, या उसको मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करूं? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन का हर पार्ट न्यू पेज से स्टार्ट होना चाहिए। मार्जिन के ऊपर लिख दो 3A, खत्म। फिर 3B, भले नीचे थोड़ा स्पेस छूटता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जामिनर को इरिटेट मत करो बेटा। उसको हर चीज क्लियर दिखना चाहिए कि हाँ भाई 3A आपने लिखा है, नेक्स्ट पेज में दिखना चाहिए 3B लिखा है, फिर नेक्स्ट पेज में दिखना चाहिए 3C लिखा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, हर पार्ट आपका नए पेज से शुरू होना चाहिए। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कितना समय लगता है। छांट छांट के बेटा, जो जो डाउट आपके मन में आ सकता है या आने वाला है, मैंने हर चीज को मैंने दिमाग में रखा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ज्यादा फायदा आप उठाएंगे इन एफएक्यूज को ध्यान में रखकर। हाँ, अब एक सवाल होता है कि सर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कितना समय लगना चाहिए? तो बड़ी सिंपल सी बात है, 3 घंटे होते हैं। 3 घंटे मतलब 180 मिनट। और आपका जो पेपर है, आपका पेपर टोटल पेपर 100 मिनट का, 100 मार्क्स का होता है टोटल पेपर। इसमें मैं बीसीआर को भी शामिल कर रहा हूं। मतलब लगभग जब आप देखोगे ना, तो एक मार्क के पीछे आपको 1.8 मिनट मिल रहा है। एक मार्क के पीछे आपको 1.8 मिनट मिल रहा है। इसका मतलब एक एग्जाम्पल ले लो कि 5 मार्क का अगर क्वेश्चन रहेगा ना, तो लगभग 9 मिनट में आपको खत्म करना पड़ेगा। 5 मार्क के क्वेश्चन को 9 मिनट में खत्म करना पड़ेगा। एग्जाम में 3 मार्क का भी आता है, 4 मार्क का भी आता है, 5 मार्क का भी आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके दिमाग में चीजें चलनी चाहिए। ओके, अगला पॉइंट है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं
कि ये आपको ना एग्जाम हॉल में बिल्कुल अपने सामने आप घड़ी रखिए और मॉनिटरिंग करते रहिए, क्योंकि मैंने आपको गणित तो दे दिया कि 1 मार्क के पीछे 1.8 मिनट है, मतलब अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 9 मिनट। तो आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चालू करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक एक टारगेट होना चाहिए कि 9 मिनट के अंदर मुझे खत्म करना है, ठीक है। तो आप बीच बीच में घड़ी देखते रहिए, इससे कभी आपके पेपर में टाइम कम नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को और बिल्कुल इसको फॉलो कीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मिक्स होते हैं। कुछ होता है थियोरेटिकल क्वेश्चन, कुछ होता है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। आज मैं आपको यही तो सिखाने वाला हूँ कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब जिसको बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, तो डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर कैसे देते हैं, और जो प्रैक्टिकल या सिचुएशन बेस्ड या केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर कैसे लिखते हैं, तो ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ बहुत जल्दी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि सर मेरे बहुत बहुत बड़ा मन में क्वेश्चन आता है कि सर मेरे मेरे जो आंसर है उसकी लेंथ क्या होना चाहिए। तो एक बात क्लियर कर दूं, लेंथ के बारे में कोई गाइडलाइन नहीं है। हम कुछ प्रिसाइसली नहीं बोल सकते कि 5 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 4 लाइन में आएगा, कि आधे पन्ने का आएगा, कि 1 पन्ने का आएगा, कि 1.5 पन्ने का आएगा। ऐसा बोलना बहुत ही कठिन काम है। हो सकता है कि 5 मार्क का क्वेश्चन है आपका 5 लाइन में खत्म हो जाए, हो सकता है कोई दूसरा 5 मार्क का क्वेश्चन है 1 पेज में चले जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 5 मार्क का क्वेश्चन 1.5 पेज में चले जाए। तो आपके मन में सवाल होगा कि सर फिर हम क्या करें बताइए। तो बेटा एक ही बात ध्यान रखिएगा कि टू द पॉइंट आंसर आपको लिखना है, राइट टू द पॉइंट। मतलब कभी भी क्वेश्चन में अननेसेसरी बातें मत लिखिए कि मुझे लेंदी बनाना है। नो नो नो, इंस्टीट्यूट का चीज चाहती है कि टू द पॉइंट। लेकिन एक अगर मैं रफ एस्टिमेट, देखो रफ 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 एस्टिमेट बता रहा हूं, ध्यान रखना है ना, कि 5 मार्क के क्वेश्चन में लगभग आपका आधे से 1 पेज तक का लगभग लेंथ जा सकता है। लगभग मैक्सिमम 1 पेज तक के लेंथ में आपका 5 मार्क का जो क्वेश्चन है वो खत्म हो सकता है। लेकिन इस बात को चेंज मतलब कस्टमाइज करना है, टू द पॉइंट लिखना है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में मेहनत करती है लेकिन आंसर छोटे से होते हैं, ताकि इंस्टीट्यूट ये चेक करती है कि आपको क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी लेंदी लिखना मत। इसका मैं रीजन बताता हूं, क्योंकि अगर आपने ज्यादा लिखा ना, तो आप ज्यादा लिखोगे तो कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन आपने ज्यादा के चक्कर में जो इररिलेवेंट बातें लिखी, अगर वो गलत लिख दिया तो आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, बल्कि नुकसान हो जाएगा। क्योंकि इंस्टीट्यूट को कुछ, जो एग्जामिनर को कुछ गलतियां दिख गई, ज्यादा लिख रहे हो सब सही भी लिख रहे हो, तो भी एग्जामिनर को तो 5 में 5 ही देना है। अगर आपने सब सही लिखा है, अननेसेसरी बातें भी लिखोगे ना तो उससे मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, लेकिन कम हो सकते हैं अगर वो एक्स्ट्रा बातों में कुछ आपने गलत बातें लिख दी। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, टू द पॉइंट आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन आपके मन में आता है कि सर क्या मुझे सेक्शन नोट नंबर कोट करना है क्या, क्या मुझे केस लो के नाम याद करके लिखना है क्या, कंपलसरी है क्या। तो बेटा सीए फाउंडेशन लेवल पे मैं बोलना चाहता हूं कि आंसर इज नो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको सेक्शन नंबर याद है, केस लॉ के नाम याद है, तो मैं दावे के साथ बोलता हूं कि इसका एग्जामिनर पे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके लिए याद करना पॉसिबल है तो आप बिल्कुल याद कीजिए, लेकिन उसके पीछे पागलपन नहीं रखना है कि नहीं मेरे को याद करना ही है। ज्यादा समय मत दीजिए, हाँ नॉर्मली याद हो रहा है, जैसे हो सकता है कंपनी लॉ का याद होगी तो कंपनी लॉ याद रख लो, आपको लगता है कि पार्टनरशिप की कुछ याद है तो उतना याद कर लो। एटलीस्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे कोशिश करना है, ठीक है, लेकिन टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं देगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए एक बच्चे ने सेक्शन के साथ लिया है तो 5 में 5 मिल जाएगा, हो सकता है आपने सेक्शन नंबर नहीं कोट किया तो हो सकता है कि एग्जामिनर आधा मार्क काट ले, हो सकता है वो भी। मैं पक्के दावे से नहीं बोल सकता कि कटेगा ही कटेगा, क्योंकि फाउंडेशन लेवल है तो इंस्टीट्यूट नहीं चाहती कि आप सेक्शन नंबर भी, मतलब इतना कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। मेरी बात को थोड़ा सा मेच्योरिटी से लीजिएगा। तो ये मैंने बोला कि अगर आप पक्का है ना कि ये सेक्शन नंबर मेरे को याद है, केस को याद हो, तो जरूर लिखना है, जरूर लिखना है। एग्जामिनर के ऊपर बेटा बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। और अगर आपके मन में डाउट है ना कि सेक्शन 7 है कि 8 है, मत लिखो, गलत लिखने से अच्छा मत लिखो, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा कि सर ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें मैं श्योर नहीं हूं, शुड आई अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन जिसमें मैं श्योर नहीं हूं। मतलब सेक्शन नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि आपको श्योर, कई बार होता है ना कि हमको श्योर नहीं है कि इसका आंसर ये होगा कि ये होगा, या थोड़ा थोड़ा आता है थोड़ा थोड़ा नहीं आता। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है,
ये एक बहुत ही गोल्डन रूल है। मतलब आप अपने दिमाग में इस बात को बैठा दीजिए, मैं भी लॉजिक देने वाला हूँ, आप अपने दिमाग में इस बात को बैठा दीजिएगा कि मुझे हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मुझे हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, चाहे मुझे ज़्यादा अच्छे से आता हो या कम अच्छे से आता हो। ठीक है, एकदम नीचे नहीं आ रहा है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, उसको छोड़ सकते हो आप। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर आपने पढ़ाई की ना ईमानदारी से तो थोड़ा थोड़ा तो आपको आता है, कुछ तो एक आइडिया रहता है, कुछ तो एक अंदाज रहता है, कुछ तो तुक्का मार सकते हो आप। अब मैं इसका फायदा बताना चाहता हूँ। देखिए, थ्योरी के पेपर में, लॉ के पेपर में भी स्टेप मार्किंग होता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया लॉ का, और जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा आता है, बाकी नहीं आता, तो आप लिखो ना, आप जितना आता उतना लिखिए, थोड़ा बहुत अंदाज लिखिए, थोड़ा अपना टैलेंट को यूज कीजिए। इतने इतने महीने आपने तैयारी की, उसको यूज कीजिए और लिखिए। क्या होगा, अगर आपने नहीं लिखा तो एग्जामिनर विवश हो जाएगा आपको 0 मार्क देने के लिए, क्योंकि आपने लिखा नहीं। और स्वच्छता के, सफाई के कोई मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन अगर आपने लिखा है तो भले थोड़ा थोड़ा सा सही लिखा है, बाकी पूरा गलत है, मान लीजिए आपने थोड़ा सा पार्ट सही लिखा है, तो इंस्टीट्यूट एग्जामिनर को ही बोलती है कि अरे बच्चे हैं, इनके फायदे में वैल्यूएशन करो, है ना, बच्चे अपने हैं, भविष्य है देश का। तो इंस्टीट्यूट एग्जामिनर को बोलती है कि अ, अगर थोड़ा बहुत सही है ना तो एकदम 0 मत देना, 1 मार्क तो दे दो बेचारे को, 2 मार्क तो दे दो, आधा सही लिखा है 3 मार्क तो दे दो। तो अब आप सोचो, अगर आपको एकदम हल्का फुल्का भी आइडिया है ना, और अगर आपने थोड़ी बातें लिख दी ना, तो आपको 5 में से 1 मार्क मिल सकता है, 5 में से 2 मार्क तक मिल सकता है। और 5 में 1 2 मतलब परसेंट सोचो ना बेटा, परसेंट हो गया 20% और 40%। 5 में 1 मतलब 20%, 5 में 2 मतलब 40%। तो 40% तो आपने उसमें स्कोर कर लिया क्वेश्चन में, जो आपको आता ही नहीं था। तो जो आता है उसमें तो सोचो ना। और खास बात क्या है, पास होने के लिए 40% तो चाहिए, तो आप पास हो गए बेटा। मतलब ये स्ट्रेटेजी हमेशा ध्यान में रखना कि मुझे हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, चाहे मुझे बहुत अच्छे से आता हो या कम अच्छे से आता हो। ठीक है, भूलिएगा मत। अगला सवाल आता है कि क्या मैं शॉर्टकट यूज कर सकता हूँ क्या। सर जैसे आजकल ना मैं व्हाट्सएप में लिखता हूँ, योर्स नहीं लिखता, मैं UR लिखता हूँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या। तो बेटा ध्यान रखना, शॉर्टकट लिखना है कि नहीं लिखना है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैच्योरिटी से समझिएगा। मान लीजिए आप एक वर्ड यूज करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है MOA। तो कुछ ऐसे शॉर्टकट होते हैं जो अलाउड है। अलाउड है मतलब क्या होता है, जो जनरली यूज में होते हैं, जैसे मैंने MOA किया, जैसे मैंने AOA वर्ड यूज किया। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड, लेकिन इंस्टीट्यूट की कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोग को कि अगर MOA बहुत बार आ रहा है ना, तो आप एक बार पूरा लिखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर ब्रैकेट में MOA वर्ड लिखिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, शॉर्ट हर जगह जहां पे 10 जगह और आ रहा है ना, तो आप MOA लिखिएगा। मतलब पहली बार फुल फॉर्म लिखिए। और लेकिन हर की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए CG, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के लिए ROC, तो ऐसे वर्ड जो बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं ना, तो वहां पे आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, पर एक बार फुल फॉर्म यूज करने के बाद। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इंस्टीट्यूट की इसके ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं है। तो ये मैंने लिखा है कि ट्राई टू अवॉइड, अगर एक आध बार यूज हो रहा है ना, तो आप पूरा फुल वर्ड यूज कीजिएगा, डोंट यूज शॉर्टकट। ठीक है, व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज मत करना, फंस जाओगे बिल्कुल नहीं। अरे अपनी आदत हो गई, अपने खून में बस गया है, रगों में चले गया, रोम रोम में आ गया व्हाट्सएप लैंग्वेज, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि सर क्या मैं कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर सकता हूं क्या। आंसर है कर सकता हूं नहीं, करना ही है, करना ही है। और सेम पेन से करना है, ब्लैक से ही यूज करना है, ऐसा नहीं कि रेड इंक से कर रहे हैं, पर नो नो नो, अलाउड नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अंडरलाइन आपको करना ही चाहिए। क्यों क्यों करना चाहिए मालूम आपको, एग्जामिनर के पास बहुत बर्डन होता है, बहुत पेपर का स्ट्रेस रहता है, बहुत कम टाइम मिलता है। तो अगर आप अंडरलाइन करोगे ना, अच्छा अंडरलाइन हर चीज जब बहुत सारा नहीं करना है, कीवर्ड जो आपको लगता है ना कि ये इस पॉइंट की जान है, तो उस जान को अंडरलाइन कर लो। तो क्या होता है, एग्जामिनर वो कीवर्ड देखकर समझ सकता है कि हाँ भाई ये जो स्टूडेंट है ना, इसको ये लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसलिए जरूर से अंडरलाइन आपको करना है सेम इंक से। ओके, और मैंने बताया कि ओनली इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, ऐसा नहीं कि लाइन से पूरा का पूरा लाइन आप अंडरलाइन करें। इसके बाद 2 क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 14, सर मेरी स्पीड बहुत कम है, मेरी स्पीड बहुत कम है, और मेरे को मालूम है, मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा, तो अब मैं क्या करूं। तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि स्पीड बढ़ाओ, लेकिन मैं आपको स्पीड बढ़ाने की, सॉरी, मैं ये नहीं बोल सकता कि आप कि आपकी स्पीड कम क्यों है, लेकिन मैं आपको तरीका बता सकता हूँ। तो मैं जो तरीका बताने वाला हूँ ये सबके लिए कारगर है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। थ्योरी पेपर में ये बहुत बड़ी समस्या आती है, आता है लेकिन लिख नहीं पाते क्योंकि स्पीड कम है।
तो देखिए इसका मैंने बहुत ही एक शानदार सॉल्यूशन आपको मैं देने वाला हूं। सबसे पहले आपको एक चीज दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मैं हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। ओके। अब सेकंड नंबर क्या लिखा है कि अगर आपकी स्पीड बहुत ही कम है ना, लेकिन आपको हर क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भले छोटे छोटे आंसर दो। मतलब आंसर बड़ा लिखने के बजाय आप आंसर थोड़ा छोटा लिखो, लेकिन अटेम्प्ट पूरे क्वेश्चन करो। इसका रीजन क्या है? हो सकता है कि आपने ज्यादा लिखा तो 5 में 5 मिल जाएगा, लेकिन कम लिखा तो 5 में 4 मिलेगा, लेकिन आपने अटेम्प्ट पूरा कर लिया ना। तो मैं फोकस किस पे कर रहा हूं कि अटेम्प्ट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। अगर आपकी स्पीड बहुत कम है किसी भी वजह से, अभी मैं बताऊंगा कि मैं स्पीड को कैसे बढ़ाऊं, अगला आखिरी और अगला क्वेश्चन मेरा वही है। लेकिन अभी तो मेरी बात सुन लो। मैं ये बोलना चाहता हूं कि बहुत बड़े बड़े आंसर देने के बजाय, आपको मालूम है ना कि आपकी स्पीड कम है, तो आप आंसर थोड़ा छोटा कीजिए, लेकिन अटेम्प्ट पूरा करना है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन एफएक्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सर मैं अपनी स्पीड कैसे बढ़ाऊं? क्या कोई तरीका है या मुझे अपनी गलती को भुगतान करना पड़ेगा? नहीं बेटा, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। देखो मैं क्या स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। सबसे पहले स्ट्रेटेजी मेरी, हर दिन, अभी करीब 45 दिन बचे ना, ज्यादा दिन बचे अभी आपके पास, करीब 50 टू 55 डेज बचे ना, तो सबसे पहले हर दिन 2 से 3 क्वेश्चन लिखने की हैबिट डालो। राइटिंग प्रैक्टिस करो हर दिन। तो आप सोचो ना, 50 दिन में 3 क्वेश्चन आप हर दिन बनाओगे, 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डालोगे आप। तो ये करना ही है। जिनकी जिनकी स्पीड कम है और जिनकी स्पीड अच्छी भी है ना, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि केवल लॉ का पेपर, क्योंकि वो लिखने वाला है, वो लिखने वाला है, थ्योरेटिकल है, हर दिन कम से कम 1 क्वेश्चन हर किसी को अटेम्प्ट करना है, लिखना ही है। 1 से 2 क्वेश्चन सबको लिखना है, लेकिन जिसकी स्पीड कम है उसको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर दिन लिखने की प्रैक्टिस करना है। इसके 2 फायदे हैं, एक तो क्वेश्चन लिखोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, और दूसरा आपको ये पता रहेगा कि मैं कैसे प्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि पास एग्जाम क्वेश्चन, आरटीपी क्वेश्चन, स्टडी मेट के क्वेश्चन, क्लास में जो क्वेश्चन कराए गए वो लिखिए और फिर टैली कीजिए। तो इसके बहुत मल्टीपल बेनिफिट है। तो इसके द्वारा सर्टेनली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, सर्टेनली। ओके। तो ये हो गया बेटा आपकी जनरल गाइडेंस कंप्लीट। अब मैं अपने वीडियो के सेकंड फेज में आ रहा हूं, दिल थाम के बैठिएगा। टेक्निकल गाइडलाइन। अब इसमें मैं ये बात करने वाला हूं कि हाउ टू प्रेजेंट द आंसर्स, कैसे प्रेजेंट किया जाए आंसर्स को। फिर स्टार्ट करते हैं टेक्निकल गाइडलाइन। सबसे पहले मैंने आपको ये शुरू में बताया कि हमारे एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है थ्योरेटिकल और एक होता है प्रैक्टिकल। तो मैं पहले बात करता हूँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, इनको कैसे लिखा जाए। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कि पार्टनर्स के राइट्स बताइए, ये इसको मैं बोलूंगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन। आगे मैं उसका भी प्रैक्टिकल बताऊंगा कि इसका मतलब क्या और उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, पहले समझिएगा। देखिए जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहिए। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया कि क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ पार्टनर्स। तो आप सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे कि राइट्स ऑफ अ पार्टनर। और अगर आपको सेक्शन नंबर मालूम है तो उसके बगल में ब्रैकेट में लिखिएगा सेक्शन नंबर दिस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ओके। तो ये सबसे पहला काम होना चाहिए कि डायरेक्ट ऐसा नहीं कि राइट पॉइंट नंबर 1 2 3, नो नो नो, सबसे पहले हेडिंग डालो कि लिख क्या रहे हो। ओके। के बाद आगे बढ़ते हैं। अब जितना हो सके, मैं क्या बोल रहा हूं, जितना हो सके उतना पॉइंट वाइज आंसर को प्रेजेंट करना। जितना हो सके उतना पॉइंट वाइज आंसर को प्रेजेंट करना, बहुत फायदा मिलता है। इसके बाद हो सके तो पॉइंट की भी एक सब हेडिंग दो। हो सके, मान लीजिए आप एक पॉइंट लिखने वाले हो जो 4 लाइन का है, और आपको लगता है कि एक कीवर्ड में हेडिंग दे सकता हूं, सब हेडिंग दे सकता हूं, तो एक सब हेडिंग डालिए, उसको अंडरलाइन कीजिए, फिर 4 लाइन लिखिए। तो जहां जहां संभव हो सके वहां वहां हर पॉइंट की एक हेडिंग होनी चाहिए। इसके बाद अगर हेडिंग देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि आपको लगता है कि मैं अलग अलग पॉइंट नहीं बना पा रहा हूं, मान लीजिए, तो पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ में भी आप अपने आंसर को दे सकते हैं। लेकिन पहला वेटेज देना पॉइंट को, पहले पॉइंट वाइज प्रेजेंट करने की कोशिश करो। पर पॉइंट बनाना पॉसिबल नहीं तो पैराग्राफ वाइज डिवाइड कीजिएगा। और जितने इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मिलते हैं उन इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन करना मत भूलना। मैंने पहले भी बताया था अंडरलाइन करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता। वो अंडरलाइन किए हुए वर्ड से भी पहचान सकता है कि आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है।
और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लीजिए आप 5 पॉइंट लिख रहे हैं ना, तो पॉइंट नंबर 1 लिखिए, उसके बाद में एक लाइन का गैप देकर फिर पॉइंट नंबर 2 लिखिए। इससे आपका प्रेजेंटेशन जो होता है ना बहुत शानदार दिखता है, सुंदर दिखता है, क्लियर दिखता है। ओके, तो 1 लाइन गैप बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसके बाद और अब है आपका फेवरेट क्वेश्चन, सर अब ये बताइए कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको हम आंसर कैसे दें। तो सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ चुके हैं कि इसके आंसर के लिए आपको 4 to 5 पार्ट्स में आपको आंसर देना है। 4 to 5 पार्ट्स में देखो कैसे, आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको पता है ना, तो आप सेक्शन नंबर से क्वेश्चन को स्टार्ट करना। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, आप शुरुआत कीजिएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 30 इन्वॉल्व है और आपको सेक्शन नंबर पता है, तो आपको लिखना है दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेक्शन 3। जैसे एग्जांपल ये है, कंपनी कर लिया मैंने, सेक्शन 3 या सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और जो भी केस लॉ का नाम है, मान लीजिए सालोमन का केस आ गया, तो आप लिखेंगे दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सालोमन एंड कंपनी, सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड केस। मतलब सेक्शन नंबर का ध्यान है तो उसको रिफर करो। कोई केस लॉ के ऊपर बेस है तो आप केस लॉ का नाम को सबसे ऊपर लिखिएगा। और अगर जैसे कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया सोगा का नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, तो आप शुरुआत किससे करेंगे, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन नेमो डेट कोड नॉन हैबिट। मतलब जो आप ये तो बताओ एग्जामिनर को कि कौन से सेक्शन के ऊपर बेस है, या कौन से केस लॉ के ऊपर बेस है, या कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। तो ये आपको लिखना है सबसे पहला। लेकिन सर आप बताइए, मेरे को तो सेक्शन नंबर याद नहीं है, मेरे को तो केस नंबर याद नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। तो कोई बात नहीं बेटा, देखिए आंसर की शुरुआत कैसे होगी। आप लिखिए दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पार्ट क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन में कूदो मत, अभी आंसर नहीं देना है। अभी तो हमको, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया ना कि कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया और वो माइनर के ऊपर क्वेश्चन आ गया आईपीए में, तो आपको मालूम है कि आईपीए में कुछ लॉ बनाया गया माइनर के बारे में कि माइनर जब मेजर हो जाता है तो उसको क्या करना है, नोटिस देना है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब क्या करो, क्वेश्चन तो वैसा दिया लेकिन आपको क्या करना है, रिलेवेंट पार्ट ऑफ लॉ लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपने सेक्शन नंबर कोड कर दिया, फिर रिलेवेंट पार्ट ऑफ लॉ लिखना है। और जब आप लॉ लिखेंगे ना, तो हमेशा ध्यान रखना लॉ को, मतलब लॉ जितना रिलेवेंट पार्ट है वही पार्ट लिखना है। और जब आप लिख रहे हैं ना लॉ को, तो उसको भी पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बताया ना आपको, पॉइंट वाइज बनाइए, हो सके तो हेडिंग दीजिए, हर पॉइंट के बाद में एक लाइन छोड़िए, अंडरलाइन कीजिए, वो सारे काम करना है। मतलब पहले में, सबसे पहले मैं आपने सेक्शन नंबर लिख दिया या कॉन्सेप्ट लिख दिया, फिर आपने लॉ को लिखा। थर्ड स्टेप देखिए, अब आप क्वेश्चन के फैक्ट को ब्रीफ में लिखिए। क्वेश्चन के फैक्ट को ब्रीफ में लिखिए, मतलब क्या कि जैसे इस क्वेश्चन में दिया कि माइनर ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया 6 महीने के बाद भी, तो हम लिखेंगे कि इन द गिवन क्वेश्चन। स्टार्ट कैसे करेंगे, इन द गिवन क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट कीजिएगा, और फिर आप लिखेंगे मतलब पूरे क्वेश्चन को मत उतारना, 2 लाइन में करीब उसको ब्रीफ कर दो कि इस क्वेश्चन में ये दिया है, ऐसा दिया, ऐसा दिया है। और जब फैक्ट लिखोगे ना क्वेश्चन का, तो उसमें पर्सन का नाम आना चाहिए, कोई डेटा है तो डेटा लिखो। मतलब क्वेश्चन की जो आत्मा है ना, उस आत्मा को निकालो और यहाँ पे 2 से 3 लाइन में प्रेजेंट कर लो कि इस क्वेश्चन में मिस्टर एक्स जो कि माइनर है, वो 6 महीने के बाद मेजर बना, उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। ये लिखना है आपको क्वेश्चन का फैक्ट। ओके, और अब चौथे नंबर में क्या करना है, अब आपको कोरिलेट करना है। कैसे, सुनिएगा, आपने लॉ बता दिया, आपने क्वेश्चन का फैक्ट बता दिया, फिर अब हमारा डिस्कशन पार्ट आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस क्वेश्चन में जो फैक्ट दिया है और हमने जो लॉ डिस्कस किया, उसके बेस पर हम ये बोल सकते हैं कि माइनर को 6 महीने के बाद नोटिस देना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं दिया, तो वो हर काम के लिए लायबल होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्वेश्चन को कोरिलेट करना है। देखिए, इसको मैंने लिखने का तरीका, स्टार्ट कैसे करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ अबव लॉ एंड द फैक्ट गिवन इन क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ अबव लॉ एंड द फैक्ट गिवन इन क्वेश्चन वी कैन से। फिर अपना जो भी डिस्कशन करना वो करना है। ध्यान रखना, यहाँ पे लॉ को वापस से मत लिखना। ठीक है, लॉ को वापस से मत प्रेजेंट करना, क्योंकि लॉ पूरा आप ऊपर में लिख चुके हैं। और ये मैंने बता दिया आपको कि हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2-3 पार्ट में आते हैं कि ये सिचुएशन है, तो बताइए पहले नंबर पे क्या होगा, फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा। क्या पूछेगा कि ए में क्या होगा, बी में क्या होगा, सी में क्या होगा। ध्यान रखना मेरी बात को, जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन बोलता है 1 2 3 3 पार्ट में, तो आपका भी आंसर 1 2 3 में होना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन में लिखा है एबीसी, तो आप भी आंसर देते समय एबीसी लिखना है। ओके, तो अब देखिए मैंने सेकंड पार्ट ये लिखा है,
ऑन द बेसिस ऑफ अबल एंड फैक्ट गिवन इन क्वेश्चन और आंसर टू द क्वेश्चन विल बी एज फॉलो। मतलब अगर आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ पार्ट्स में पूछा है 1 2 3, तो आप आंसर भी हर पार्ट का आंसर सेपरेट देना है। 1 है तो 1 लिखिएगा, 2 है तो 2 लिखिएगा, ए है तो ए, बी है तो बी। इस बात को ध्यान रखना। आगे मैं भी आपको प्रेजेंट भी करूंगा, प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। और आखिरी में कंक्लूजन इफ रिक्वायर्ड। मतलब कई बार ना क्वेश्चन में आपको ऐसा लगेगा कि आपको पूछा गया कि बताओ, जैसे मैं एग्जांपल लिया, बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन दे सकते हैं। तो आखिर में हेडिंग डालिएगा कंक्लूजन, यस इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। सेकंड, कभी पूछेगा बताओ अनिल सही है कि गलत है, तो आंसर लिखेंगे यस अनिल इज करेक्ट। फिर अगर आपको बोला बताइए कॉन्ट्रैक्ट टेनेबल है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, तो आप लिखेंगे यस द कॉन्ट्रैक्ट इज टेनेबल, देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट टेनेबल या टेनेबल व्हाटएवर। ठीक है। कंटेंशन ऑफ राजू सही है कि गलत है, सही है, गलत है, जो भी है। तो एक लाइन का कंक्लूजन होना चाहिए। अब मैं इसको लॉजिक देता हूं। देखिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं मान रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप कुछ भी चीज देख रहे हो ना, तो आपको पूरा माइन्यूट नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए बेटा एंड तक देखना, एंड तक देखना, तब जाके मतलब ये आप जो लगाओगे ना, करीब आपको 30 मिनट लगेगा, क्योंकि आप स्पीड बढ़ा के देखते हो। तो 30 मिनट में आपको पूरा लॉ के हर डाउट क्लियर होने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर देखना। हाँ जी। चलिए अब इसका फायदा थोड़ा सा ये मिलता है। कई बार क्या होता है मालूम, हम लोग क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में मिस्टेक कर लेते हैं, लेकिन हमारा लॉ सही है, लॉ का पार्ट सही है ना, तो स्टेप बाय स्टेप लिखोगे ना, तो एग्जामिनर को दिखेगा कि अच्छा अच्छा इसका लीगल पार्ट सही है। तो 5 मार्क में हो सकता है कि उसने जो लॉ आपने सही लिखा है उसमें आपको 2 मार्क मिलेंगे। ठीक है। हो सकता है कि आप कोरिलेट नहीं कर पाए, आप कुछ गलत समझ गए, इंटरप्रेट नहीं कर पाए क्वेश्चन को, पीछे का पार्ट गलत है ना, शुरू का उसको सही दिख गया, तो 5 में 2 मार्क आपको मिल सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस सीक्वेंस को जरूर 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 फॉलो कीजिएगा। तो ये हो गया मेरा पहला पार्ट। और अब मैं इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूं। अब मैं डिस्कशन आपसे करने वाला हूं कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में आंसर क्या होगा आपका। चलिए अब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि हाउ टू प्रेजेंट द आंसर। तो सबसे पहले मैंने ये जो क्वेश्चन जितने भी लिए ना, ये आपके रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चन से लिए। नवंबर 19 के मैंने करीब 5 से 6 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। कितने मार्क का ये भी मैंने बताया। मैं मेरे यहाँ पे पर्पज आपको नॉलेज देना नहीं है, मैं केवल आपको प्रेजेंटेशन का तरीका बता रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन को डिटेल में बात नहीं करूंगा, आंसर के ऊपर डिटेल में बात नहीं करूंगा, वो सारे टीचर्स आपको बताते होंगे, लेकिन मैं केवल प्रेजेंटेशन के ऊपर बात करूंगा। देखिए जो मैंने अभी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया ना, मैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा हूं कि कैसे आंसर को प्रेजेंट करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, देखो आप, अनिल ने एक ओपीसी बनाई 16 अप्रैल 2018 को, और ये इलेक्ट्रिक कार ये बनाते हैं। इसके बाद इनका टर्नओवर आपको दे दिया 31 मार्च 19 का 2.285 करोड़ है। उसका जो फ्रेंड है सुनील, वो चाहता है कि इस ओपीसी में इन्वेस्ट करे, मतलब वो चाहता है कि वो भी मेंबर बन जाए। तो आपको मालूम है ओपीसी में तो एक ही मेंबर रहता है, लेकिन सुनील चाहता है कि मैं भी मेंबर बन जाऊं। और इन्होंने डिसाइड किया कि हम प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर होते हैं। तो क्या अनिल ऐसा कर सकता है, ये क्वेश्चन है। मतलब आपको पढ़ के समझ आ गया कि ये कन्वर्शन ऑफ ओपीसी टू प्राइवेट कंपनी के ऊपर है। ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सिचुएशन बेस है, आपको एक सिचुएशन दिया है। अब इसको देखो, प्रेजेंटेशन देखो आप, मैं लॉ के ऊपर बात नहीं करूंगा, केवल प्रेजेंटेशन के ऊपर बात करूंगा। तो अगले 5 से 10 मिनट में हम ये वीडियो खत्म करने वाले हैं। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको ये लिखना है कि रेफरेंस देना है लॉ का। तो देखिए मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रूल 3 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। अगर आपको रूल का नंबर याद नहीं है कोई बात नहीं, तो आप ये लिखेंगे दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द रूल्स गिवन इन कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। ओके, तो ये आपने रेफर किया सबसे पहला। उसके बाद मैंने क्या बोला था, लॉ लिखिए। देखिए लॉ लिख रहे हैं अपन, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं कि लॉ, बस आप देखो, अब आप जो भी लॉ लिख रहे हो हेडिंग डालो। जैसे हम लॉ किसके बारे में लिख रहे हैं, कन्वर्शन ऑफ ओपीसी इनटू अदर काइंड ऑफ कंपनी। देखिए मैंने हेडिंग डाला, ये मैंने हेडिंग डाल के मैंने क्या किया, अंडरलाइन किया। आपको भी करना है, इधर ये जो मेन पार्ट है इसको अंडरलाइन करना है। जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनर को दिखाने लायक, उसको प्रभावित करने लायक, उनको इन्फ्लुएंस करने लायक अंडरलाइन करना है। ओके फिर ये मैंने लॉ लिख दिया। लॉ क्या है मैं बात नहीं करूंगा। इसके बाद थर्ड स्टेप मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था 5 स्टेप में आंसर देना। सबसे पहले लॉ लिखना कि कौन से सेक्शन के ऊपर बेस है, फिर सेकंड नंबर लॉ। तो ये हो गया, देखिए मैंने रेफरेंस दे दिया, इसके बाद मैंने यहाँ पे लॉ लिख लिया। इसके बाद अब मैं क्वेश्चन के फैक्ट लिखूंगा शॉर्ट में। तो मैंने क्वेश्चन के फैक्ट में यहाँ पे दे दिया, देखो आप,
कि अनिल ने ओपीसी बनाया 16 अप्रैल को, डेट दिए, मैंने डेट लिखा, अनिल का नाम लिखा, ओपीसी बनाना चाहते हैं इस डेट को, फिर इसका टर्नओवर के बारे में दिया है 2.25 करोड़ है ना 31 मार्च को। तो क्वेश्चन की जो मेन डेटा है उसको मैंने लिखा, ठीक है। तो अब देखो मैंने फैक्ट बता दिया, अब ये पार्ट क्या है, मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, तो उसका तरीका क्या लिखा देखो। अच्छा इसको भी देखिए, ये फैक्ट मैंने कैसा लिखा, इन द गिवन, इन द इंस्टेंट केस लिखो, या इन द गिवन केस लिखो, या इन द प्रेजेंट केस लिखो, तीनों में कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, ओके। फिर जो चौथा पार्ट है, जो डिस्कशन पार्ट है, जो कोरिलेट करने वाला पार्ट है, उसकी शुरुआत कैसे करना लिखना देखो आप, based on the above law and fact given in question, based on above law and fact given in question, यहां से आपको शुरुआत करना है, फिर आप लिखोगे वी कैन से दैट, फिर जो भी आपको डिस्कशन करना है डिस्कशन करना है, और आखिर में मैंने लिखा है कंक्लूजन। और देखिए क्योंकि कंक्लूजन कहां पे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, कैन अनिल डू सो, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा तो कंक्लूजन जरूर डालना, ताकि एग्जामिनर को ये क्लियर आखिरी में पता चल जाए कि हमारा हमने कंक्लूड क्या किया। यस मिस्टर अनिल कैन डू सो, इसमें वो 5 में 5 देने में विवश हो जाएगा आपको। अरे 90 मार्क हमारे यहाँ ऐसे नहीं आते, वो जो बच्चे रहते हैं वो इस तरीके से प्रेजेंटेशन करके आते हैं, इसलिए 90 प्लस मार्क्स आते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, एक्सप्लेन डिफरेंस ऑफ आईपीए, एक्सप्लेन द वेरियस इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, आपको इंसॉल्वेंसी के इफेक्ट बताने। तो देखिए स्टार्ट कैसे करना है, प्रैक्टिकल विजन देखो बेटा, और ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, नवंबर लेटेस्ट एग्जाम के। इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, ये हेडिंग डाले अपन ने, डायरेक्ट स्टार्ट नहीं किया। ब्रैकेट में मैंने क्या बोला था, सेक्शन नंबर लिखो, ये सेक्शन नंबर 34 ऑफ आईपी आ गया। फिर मैंने क्या बोला था, पॉइंट वाइज डिवाइड करो, ये देखिए मैंने 5 पॉइंट लिखे। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कई लोग के मन में आता है कि सर लिखते कितना है, देखिए थोड़ा बहुत मार्क्स ओरिएंटेड होना पड़ेगा। हो सकता है कि पार्टनर के राइट आपके पास 15 पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो मैं चाहता हूं कि 15 पॉइंट मत लिख के आ जाना, कहीं ना कहीं टाइम को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो इंपॉर्टेंट राइट्स है ना उसको लिखिएगा, 3 मार्क का क्वेश्चन है तो कम से कम 5-6 राइट लिख के आइए, 5-6 पॉइंट्स लिख के आइए, तो टाइम को भी ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। हाँ जी, ये मैंने पॉइंट वाइज डिवाइड कर दिया। अब मैं इसमें हेडिंग देना पॉसिबल नहीं हो रहा था क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट है, तो मैंने क्या किया, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया। लेकिन अगर हेडिंग देना पॉसिबल होता तो मैं हेडिंग भी देता था यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मैं लिख सकता था, पर पॉसिबल जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे मत लिखो, आप छोटे छोटे पॉइंट बना रहे हैं, और हर पॉइंट के बाद मैंने एक लाइन का गैप छोड़ा है। देखो ना कितना सुंदर प्रेजेंटेशन है, अगर मैं चिपका चिपका के लिख देता ना तो एग्जामिनर इरिटेट हो जाता कि क्या लिख रहा है मुझे पता नहीं चल पा रहा है, ओके। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ओ माय गॉड 6 मार्क का क्वेश्चन है। मैं फटाफट बता दूं, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के ऊपर है, कि अगर आप किसी से लोन लेते हो उसके बाद में आपने कुछ पेमेंट कर दिया, लेकिन फिर वो अलग अलग केस होता है ना जिसमें कई बार डेटर ही बताता है कि मैं इस लोन के लिए पेमेंट कर रहा हूँ, कभी वो नहीं बताता, कभी दोनों को नहीं पता चल पाता, तो क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, और ये जो क्वेश्चन का जो पूरा प्रेजेंटेशन है ना, ये मैं आपको जरूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। हाँ जी, चलिए ये क्वेश्चन है जो भी है, अब मैं मेन बात ये कर रहा हूँ, ये पूरा सिचुएशन बेस है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। 80,000 रुपए का लोन लिया था, फिर 1,50,000 का ऑलरेडी और इसने लोन लिया, इसको 1,50,000 दो इंस्टॉलमेंट में मिला है, फिर डेटा ने 75,000 का एक साथ पेमेंट किया, तो अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। मेन बात क्या देखो, आप इस क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा है, 1 2 3 1 2 3, तो आंसर का प्रेजेंटेशन देखो, आप लीगल लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। सबसे पहले मैंने लिख दिया कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेक्शन 59 to 61 ऑफ आईसीए, ओके, सेक्शन को रिफर कर दिया। फिर मैंने लॉ लिखा, लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब ये 3 पॉइंट है ना, और तीनों अलग अलग सेक्शन से रिलेटेड है, अलग अलग लीगल कॉन्सेप्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, मैंने ये देखिए मैंने हेडिंग डाला, कॉन्सेप्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट करना है तो मैंने हेडिंग डाल दिया, फिर मैंने कुछ बातें लिखी, फिर अब मैं ये लिख रहा हूं, अब मैंने देखो ये जो मैं लिखने वाला हूं 3 लाइन, उसको मैंने एक हेडिंग डाल दिया कि अगर तीनों में अलग अलग पॉइंट है, एक्सप्रेस इंटीमेशन बाय डेटर, नो इंटीमेशन बाय डेटर, और नाइदर पार्टी मेक एप्रोप्रिएशन। तो ये 3 पार्ट में लॉ है, आपको मालूम है, आप पढ़ चुके हैं, तो मैंने 3 पार्ट की हेडिंग दे दिया, फिर मैंने ये लॉ लिखा, और अब मैंने क्या किया कि पहले वाले का आंसर मैंने यहीं खत्म कर दिया।
क्योंकि 3 सेपरेट क्वेश्चन हो गए, तो मैंने पहले का लॉ लिखा, उसको आंसर दे दिया वहीं पे ताकि मेरा टाइम बचे। फिर सेकंड का मैंने लॉ लिखा और इसका मैंने आंसर प्रेजेंट कर दिया। फिर मैंने थर्ड का लॉ लिखा और इसका आंसर मैंने प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो अगर पार्ट पार्ट में होगा ना तो ये बेस्ट तरीका है कि फर्स्ट पार्ट। और हाँ देखो, एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में यहाँ पे वर्ड क्या लिखा देखो आप, ये 1, क्वेश्चन में वर्ड क्या लिखा देखो 1, तो हमारे आंसर में भी क्या आना चाहिए 1। मैं यहाँ पे ABC या 1 2 3 नहीं लिखना है मेरे को, जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछता है उसी सीक्वेंस में आपको आंसर देना है। ओके, चलिए अब यहां पे कंक्लूजन नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, हम हर पार्ट का आंसर वहीं लिख लिख के खत्म कर रहे हैं, तो कोई कंक्लूजन की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने ऊपर में लिखा था कि कंक्लूजन अगर जरूरत होगी तभी आपको देना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी ये भी एक क्वेश्चन है, माइनर के ऊपर है कि वो मेजोरिटी अटेंड कर दिया, 6 महीने के बाद भी उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। अब देखो यहां पर भी आपको 2 पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आंसर का तरीका देखो। सबसे पहले हमने लीगल लिख दिया कि सेक्शन 30 ऑफ आईपी के ऊपर बेस है। फिर मैंने लॉ लिख दिया, लॉ की मैंने एक हेडिंग दे दी, मैं इसी हेडिंग की बात कर रहा हूं, इस रेफरेंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद ये पूरा पार्ट जो है ना, ये मेरा लॉ का पार्ट है। लॉ का पार्ट लिखने के बाद अब ये पूरा ये यहां तक मैंने लॉ लिख दिया है। और अब मैं क्या कर रहा हूं, मतलब बहुत अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, मैं इसलिए वैरायटी ऑफ प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूं ताकि किसी भी तरीके से आप करोगे ना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे जो 2 क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन का लॉ सेम है, एक ही लॉ के बेस पर 2 क्वेश्चन पूछे गए। जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, 3 पॉइंट थे, तीनों का लॉ सेपरेट था। तो मैंने क्या किया, आपको क्या करना है, अलग अलग लॉ है ना, तो मैंने क्या किया, ये लॉ लिखा और मैंने आंसर दे दिया। सेकंड का लॉ लिखा, सेकंड का आंसर दे दिया। थर्ड का लॉ लिखा, थर्ड का आंसर दे दिया। लेकिन 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 ये इसका लॉ जो है ना 2 पार्ट में जरूर है पर लॉ कॉमन है। तो मैं क्या कर रहा हूं देखो आप, मैंने पहले यहां तक पूरा लॉ लिख दिया, ये लॉ में 1 और 2 दोनों पॉइंट कवर हो गए, और फिर अब मैं आंसर दे रहा हूं कि फर्स्ट का आंसर ये, सेकंड का आंसर। क्लियर हो गया आपको, एक ही लॉ के बेस पर 2-3 पार्ट पूछेगा, तो पहले पूरा लॉ लिख दो फिर आंसर लिख दो कि हमारा आंसर इस तरीके से होगा। ये देखो, ये आखिरी में अपने लिख दिया राइट्स एंड लायबिलिटीज, सॉरी ये हमने लिख दिया कि पहले पार्ट में आंसर ये होगा, दूसरे में, मतलब इन दोनों का जो लॉ है ना ये कॉमन है। ओके, चलिए इसके बाद ये अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा, उसका इफेक्ट पूछा, तो क्वेश्चन पहले लिखो, सेक्शन 15 ये लिख दीजिए। फिर अगली हेडिंग डालिए, मतलब अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन में 2 पार्ट में क्वेश्चन है तो दोनों का आंसर देते समय 2 अलग अलग हेडिंग आनी चाहिए। और भूलना मत बेटा, ब्रेक करना है, एक लाइन को छोड़िएगा और हर पॉइंट के बाद भी आपको एक लाइन छोड़ना है। देखो यहाँ पे मैंने नहीं छोड़ा तो कितना खराब लग रहा है, ये मैंने एग्जांपल के लिए रखा है कि देखो कितना सुंदर दिख रहा है पहला दूसरा, पर तीसरा अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, और आखिरी क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूं आपको, ये एक डिविडेंड के ऊपर है कि एक एसएससी ने 4 प्राइवेट कंपनी बनाई, अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया, रिटेंडेड लोन दिखाया। आपको मालूम है कि केस लॉ के ऊपर बेस है, तो यहाँ पर 2 केस लॉज शामिल हो रहे हैं। तो ये मैंने शुरुआत कैसे की देखो आप, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सालोमन एंड सालोमन कंपनी लिमिटेड एंड सर दिन्स ऑफ मानी जी पेटेड। ये रेफरेंस देते हो ना जब, तो एग्जामिनर इतना खुश होता है कि वो मतलब आपको गले लगा लेता है, वर्चुअली गले लगाते हैं कि क्या स्टूडेंट है। ठीक है, ये रेफरेंस दीजिए अगर याद है तो नेचुरली। ठीक है, इसके बाद सालोमन का केस है, उसको मैंने पॉइंट वाइज डिवाइड किया, पॉइंट वाइज डिवाइड कीजिए, हर पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़िए ताकि प्रेजेंटेशन सुंदर हो। ओके, फिर दीन शो का भी केस है, उसको भी मैंने पॉइंट वाइज डिवाइड कर दिया। और इसके बाद आपको मालूम है यहां तक मैंने पूरा लीगल जो कॉन्सेप्ट है वो दे दिया। फिर इसके बाद क्वेश्चन को, फैक्ट को यहां पे मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, मतलब ये मान लीजिए यहां तक हो गया लॉ। ओके, इसके बाद ये हो गया अपना क्वेश्चन का फैक्ट, ये डिस्कस किया मैंने। फिर आपको मैंने क्या किया, कोरिलेट करते हैं, ये मैंने कोरिलेट किया और आखिर में मैंने कंक्लूजन दिया। तो इसके साथ मेरा वीडियो कंप्लीट। और इस वीडियो को एक बार नहीं, अगर आपको लगता है ना कि एक बार और देखना चाहिए, तो वापस से रिवाइज करके देखिएगा, इसको सेव करके रख लीजिएगा, डाउनलोड करके रख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर से इसको शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को, जिनको जिनको इसकी जरूरत होती है, तकलीफ होती है, उनको वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक कीजिए बेटा, लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है। और कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि आपको अगर और कुछ चीज़ों की जिसके मन में बहुत डाउट है, कोई मैटर बताइए ताकि हमारी पूरी टीम, एक्सेल की पूरी टीम, हम लोग स्टूडेंट के साथ हैं। तो अगर कोई भी मैटर आपको लगता है कि इसके ऊपर वीडियो बनना चाहिए तो जरूर से डालिएगा, हमारी टीम इस वीडियो को बनाएगी
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।